चलो ठीक है। हम लोग आज जो है हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग कल कार्नोट साइकिल के बारे में देख रहे थे, ठीक है। हम लोग कल कार्नोट साइकिल के बारे में देख रहे थे, सुन पा रहे हो? जी सर। यस सर। ओके ओके, चलो ठीक है। हम्म ये चारों प्रोसेस के बारे में हम लोग कल एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। और जस्ट वेट। इसमें हम लोग कल कल हम लोग का डिस्कशन इस बात पे था कि आखिर कार्नोट साइकिल जो है क्यों पॉसिबल नहीं है, आखिर कार्नोट साइकिल पे इंजन जो है मीन्स क्यों नहीं बन पाया। हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये था। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? सबसे पहला इंपॉर्टेंट डिस्कशन मतलब पॉइंट ये है कि ऑल फोर प्रोसेस आर रिवर्सिबल एंड इन रियल लाइफ दिस रिवर्सिबल प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज द फर्स्ट रीजन। क्लियर है? सेकेंड रीजन था कि बेसिकली इस प्रोसेस में, इस साइकिल में क्या है, चार प्रोसेस है जिसमें दो प्रोसेस क्या है ना, आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो रिवर्सिबल एडिबेटिक है। मतलब दो रिवर्सिबल आइसोथर्मल है और दो रिवर्सिबल एडिबेटिक है। तो इस कंडीशन में मतलब एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस होता है, और रिवर्सिबल एडिबेटिक प्रोसेस क्या होता है, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोसेस होता है। तो कहने मतलब ये अल्टरनेट एक्सट्रीमली स्लो एंड एक्सट्रीम फास्ट, एक्सट्रीम स्लो एक्सट्रीम फास्ट करना, मतलब इस तरह का जो है ना, मतलब एकोमोडेशन जो है ना, इस चारों प्रोसेस को एकोमोडेट करना थोड़ा डिजाइनर के लिए डिफिकल्ट हो गया। क्लियर है? तो ये इसका सेकेंड रीजन है। सेकेंड इसका वो तो है। थर्ड रीजन है कि देखो क्या होता है ना कि इसमें स्वेप्ट वॉल्यूम, इसका तुम देख पा रहे होगे यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है। सुन पा रहे हो? यस सर। ओके चलो ठीक है। एक्चुअली होता क्या है इसमें कि हम लोग ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स में इसको हम लोग एक्सप्लेन किए थे कि कोई भी प्रोसेस, जैसे कि यहाँ पे इसको हम लोग आते पीवी प्लॉट पे ही देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस और एडिबेटिक प्रोसेस के बीच क्या होता है ना, स्लोप का डिफरेंस जो है ना बहुत ही कम होता है। मतलब कहने मतलब ये है कि जो प्रोसेस डीपी बाई डीवी फॉर यदि एडिबेटिक प्रोसेस का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, गामा टाइम्स क्या होता है, गामा टाइम्स क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस के स्लोप के बराबर होता है। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो इस कंडीशन में इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग कह रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस है। अब ये नेक्स्ट प्रोसेस इज एडिबेटिक प्रोसेस। और हमको, और सिंस दिस स्लोप डिफरेंस इज वेरी लेस, बहुत स्लोप का जो है ना डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि इसको साइकिल को जो क्लोज करने में क्या होता है ना कि ये साइकिल को यदि हम लोग यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, लेट अस सपोज दिस 1 2 3 4 है, 1 2 3 एंड 4। इस कंडीशन में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका स्वेप्ट वॉल्यूम जो है ना काफी ज्यादा हो जा रहा है। दिस स्वेप्ट वॉल्यूम इज वेरी हाई। तो स्वेप्ट वॉल्यूम यहाँ पर ज्यादा क्यों है? क्योंकि स्लोप का डिफरेंस बहुत ही कम है। तो स्लोप का डिफरेंस कम होने पर सपोज दैट कि हम लोग एक बात कर, यदि हम लोग कोई भी यहाँ पर प्रोसेस है, जैसे कि टीएस प्लॉट पे हम लोग जैसे कि अब जैसे पी प्लॉट पे देखते हैं। अब यदि यहाँ पे हम लोग सुन पा रहे हो ना? ओके चलो। तो कहने का मतलब ये है कि स्लोप, सपोज दैट कि अब एक प्रोसेस है, सपोज दैट कि ये तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये हमारा ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। नेक्स्ट प्रोसेस यदि एक कांस्टेंट वॉल्यूम रखें, दूसरा प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस क्या हो गया, आई दिस प्रोसेस लेट अस सपोज दिस इज 1 to 2 आइसोथर्मल है, और 2 to 3 क्या है ना यहाँ पे आइसोकोरिक प्रोसेस है। ये 2 to 4
लेट अस सपोज 2T4 जो है, ये हमारा एडिबेटिक प्रोसेस है, एडिबेटिक प्रोसेस है। तो अब ये हमको ये बताओ कि यदि हमको क्लोज करना हो, यदि हम इसको क्लोज कर रहे हो साइकिल, दोनों दोनों केस में क्या कर रहे हैं हम लोग, दो अलग अलग साइकिल हम लोग बना रहे हैं। पहला साइकिल क्या हो गया, पहला साइकिल प्रोसेस क्या हो गया, 1 to 3 हो गया। तो 1 to 3 में, तो 1 to 3 केस में इसका स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हो गया, 1 to 3 का स्विफ्ट वॉल्यूम ये हो गया। लेकिन यदि हम यहाँ पे 1 to 4 को यदि हम लोग देखें, तो 1 to 4 का स्विफ्ट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दिस वन, दिस इज द वन, दिस इज स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ 4। तो कहने का मतलब स्लोप का डिफरेंस जितना ही, मतलब जितना कम होगा, उतना क्या होगा ना, इसका स्विफ्ट वॉल्यूम क्या होगा, उतना यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। तो स्विफ्ट वॉल्यूम लार्ज, यहाँ पे लार्ज होने का सेंस क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि किसी भी इंजन का स्विफ्ट वॉल्यूम जितना ज्यादा होगा, वो इंजन उतना कितना हो जाएगा, वो इंजन उतना ही बल्कियर हो जाएगा। सपोज दैट कि ये हमारा आईसी इंजन है, इस आईसी इंजन में ऑलरेडी हम लोग देखे, कुछ एक्सप्लेन किए थे, हल्का सा थोड़ा सा एक्सप्लेन किए थे कि ये क्या होता है ना, ये टॉप डेड सेंटर है और ये बॉटम डेड सेंटर है। तो अब ये क्या होता है ना, ये और इस बीच में जो पिस्टन का मूवमेंट होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेप्ट वॉल्व बोलते हैं। अब हमारा मतलब क्वेश्चन यहाँ पे ये है, यदि हम लोग इस कंडीशन में, यदि यदि इसको यदि लेंथ को बढ़ा दें, कहने का मतलब यदि स्वेप्ट, यदि इसका पिस्टन के मूवमेंट को यदि हम लोग बढ़ा दें, तो क्या होगा, इसका स्वेप्ट वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे पिस्टन के मूवमेंट को, यानी कहने मतलब जितना ज्यादा स्वेप्ट वॉल्यूम ज्यादा होगा, उतना क्या होगा, इंजन का साइज कितना होगा, इंजन का साइज क्या होगा, उतना बल्कियर होगा। फिर से समझो इसको, जैसे कि हमारे ये मीन्स आईसी इंजन है, और यहाँ से क्या हो रहा है ना, पिस्टन क्या हो रहा है, यहाँ से टीडीसी से बीडीसी की तरफ जो है पिस्टन जो है मूव कर रहा है, ये मेरा स्वेप्ट वॉल्यूम है। ठीक है। अब यदि हम स्वेप्ट वॉल्यूम को बढ़ा दें, स्वेप्ट वॉल्यूम को मीन्स बढ़ाने का सेंस क्या हो गया कि अब यदि स्वेप्ट वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए क्या होगा, इंजन के साइज को हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा यहाँ बढ़ाना होगा। इंजन के साइज को क्या करना होगा हम लोग को, तभी जाकर स्वेप्ट वॉल्यूम बढ़ेगा। जैसे हम लोग स्वेप्ट वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे क्या होगा, इंजन का साइज क्या हो गया, इंजन साइज क्या हो जाएगा, इंजन साइज क्या हो जाएगा, ये बल्कियर हो जाएगा। इंजन साइज यहाँ पे बल्कियर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग इस आइस यहाँ पे जो हम लोग कॉर्नट साइकिल में देख रहे हैं, कॉर्नट साइकिल में एक रीजन ये भी है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्वेप्ट वॉल्यूम क्या है ना, स्वेप्ट वॉल्यूम जो है वेरी लार्ज, ये बहुत ही ज्यादा है, जिसके कारण क्या हो जा रहा है, इंजन क्या हो जा रहा है, इंजन बल्कियर हो जा रहा है। क्लियर है, सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो। यस चलो सर। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कॉर्नोट साइकिल के बारे में देखें। ठीक है। तो इस कॉर्नोट साइकिल में, हाँ, तो इस कॉर्नोट साइकिल में यदि हम इस कॉर्नोट साइकिल की बात करें, ठीक है। अब इसमें प्रोसेस 1 to 2 क्या हो गया, प्रोसेस 1 to 2 क्या है, इसमें आइसोथर्मल प्रोसेस है। 2 to 3 में क्या हो जाएगा, एडिबेटिक प्रोसेस है। मतलब ये क्या, आइसोथर्मल हीट एडिशन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग ऐड कर रहे हैं। सुन पा रहे हो ना, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हीट ऐड कर रहे हैं। 2 to 3 में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो, क्यू कांस्टेंट है, दैट मींस क्या हो रहा है, इसमें हम लोग इस गैस को एक्सपैंड कर रहे हैं ना, एक्सपैंड कर रहे हैं। 3 to 4 में क्या हो गया, 3 to 4 में क्या, फिर से कांस्टेंट टेम्परेचर है, प्रोसेस है, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट हम लोग यहाँ पर रिजेक्ट कर रहे हैं। और 4 to 1 में क्या कर रहे हैं हम लोग, फिर से यहाँ पे हीट कांस्टेंट है, हीट मतलब देयर इज नो एनी टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, लेकिन यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं, कंप्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। तो हम लोग इस साइकिल का भी इफिशियंसी निकालना चाहें, इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, तो इफिशियंसी क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। समझ में आ रहा है ना, ये हमारा एफिशिएंसी का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हो।
सुन पा रहे हो ना? यस सर। ओके। तो कहने का मतलब है कि इस कार्नोट इंजन का यदि हमको एफिशिएंसी निकालना होगा तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे? एफिशिएंसी के लिए हम लोग यहाँ पे हाँ, एफिशिएंसी के लिए हम लोग यहाँ पे हाँ, ये हमारा हो गया। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखना चाहें कि आखिर वर्क आउटपुट क्या है, व्हाट इज वर्क आउटपुट, तो वर्क आउटपुट के लिए हमको मीन्स यहाँ पे क्या करना होगा? वर्क आउटपुट के लिए दिस एरिया है ना, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज कॉल्ड वर्क आउटपुट। अब वर्क आउटपुट निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? हम लोग वर्क आउट निकालने के लिए हम लोग FLTD, चूंकि 1 2 3 4 क्या है, एक साइक्लिक प्रोसेस है ना। 1 2 3 4 क्या है? 1 2 3 4 एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? FLTD फॉर साइकिल। हम लोग साइकिल के लिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएंगे। तो क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq। ऑलरेडी हमारे पास एक फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। तो यहां से हम लोग यदि यही हमको डब्ल्यू नेट निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसमें इसमें नेट हीट ट्रांसफर क्या होगा? Q1 टू चार प्रोसेस में जो हीट ट्रांजिशन होगा, Q1 टू 2 में क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन हीट यहाँ पे ऐड किया जा रहा है। तो चूंकि यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, इस प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट को सप्लाई कर रहे हैं, हीट ऐड कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? Q सप्लाइड है ना, साइन क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट सप्लाई किया जा रहा है। प्लस Q2 to 3 बताइए, Q2 to 3 में हीट एडिशन क्या हो जाएगा? सिंस दिस प्रोसेस इज आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इसीलिए आइसेंट्रोपिक प्रोसेस किसी भी तरह का हीट एक्सचेंज नहीं होगा, ये जीरो हो जाएगा। फिर Q3 to 4 में 3 to 4 में हम लोग कह रहे हैं हीट यहाँ पे क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ अब फिर Q4 to 1 में क्या हो जाएगा? Q4 to 1 में फिर से ये प्रोसेस आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब ये प्रोसेस क्या है? एडिबेटिक प्रोसेस, रिवर्सल एडिबेटिक प्रोसेस है। इसमें क्या हो जाएगा? हीट ट्रांसफर यहाँ जीरो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये हीट Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। तो हमारे कहने का मतलब ये हो गया कि W वर्क नेट आउटपुट क्या हो जाएगा? नेट वर्क आउटपुट जो है यहाँ पे Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड हो जाएगा। तो अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो तो क्या है यहाँ पे? ये W नेट हो गया Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड, और दिस इज हीट सप्लाइड। तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय Q सप्लाइड। ये हो गया एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का फॉर्मूला जो है, एक बेसिक फॉर्मूला ये हो गया कि एफिशिएंसी क्या हो जाएगा हमारे पास? एफिशिएंसी जो कार्नोट इंजन का है, एक बेसिक फॉर्मूला क्या है? W वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई, बेसिक फॉर्मूला है। अब एक फॉर्मूला हमारे पास वर्क आउटपुट क्या आ गया? हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दिस इज हीट सप्लाई। इसको हम लोग 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई लिख रहे हैं। तो कहने का मतलब हो गया कि एक दूसरा फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस हीट रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। समझ पा रहे हो कि नहीं? सुन पा रहे हो? यस। बाकी लोग सुन पा रहे हैं? आस्था कुमारी, यस सर। आस्था कुमारी, तुम्हारी आवाज Yes, तुम लोग sir. की आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तुम उसको Yes, मैसेज में sir. उसको तुम टाइप करो, मैसेज में टाइप करो, whether you are able to listen me or not. ज्योतिष, शंकर, मैसेज बॉक्स में टाइप कीजिए। Yes, sir. वेरी गुड। चलो, तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हम लोग हमारे पास फॉर्मूला क्या हो गया एफिशिएंसी कार्नोट इंजन का? 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई। अब देखो क्या होता है ना कि हमारा कोई भी आईसी इंजन जो होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे दो टेम्परेचर, यहाँ पे क्या हो रहा है? दो टेम्परेचर के बीच काम करता है। ये हमारे जो मिस कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन क्या हो रहा है यहाँ पे? कार्नोट इंजन दो टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, एक हायर टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है और एक दिस वन हायर एंड लोअर टेम्परेचर के बीच। कोई भी इंजन जो होता है ना, कैसे हम लोग देख रहे थे कि कोई भी इंजन जो है, कोई भी इंजन क्या होता है, कोई भी इंजन जो है, कोई भी हीट इंजन क्या होता है, कोई भी हीट इंजन क्या है, यहाँ पर दो टेम्परेचर के बीच काम कर रहा है, TH एंड TL। सपोज दैट ये मेरा कार्नोट इंजन है, कार्नोट इंजन, और ये क्या है? साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये क्या कर रहा है ना कि ये सोर्स क्या कर रहा है? यहाँ पे हीट सप्लाई कर रहा है, किस पे? हायर टेम्परेचर पे हीट सप्लाई कर रहा है, जो कि हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। यही हम लोग देख रहे हैं ना। तो चार प्रोसेस है, चार प्रोसेस जो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, 1 2 3 4। तो ये जो प्रोसेस में हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं ना,
कि हीट सप्लाई हो रहा है, हीट सप्लाई कर रहे हैं ना, हीट सप्लाई। तो बेसिकली ये हीट सप्लाई क्या कर रहा है, हायर टेम्परेचर पे कर रहा है, ठीक है। और ये कार्नोट इंजन क्या कर रहा है, यहाँ से नेट एक वर्क आउटपुट सप्लाई किया, ये किया, और यहाँ से फिर फाइनली क्या हुआ, हीट रिजेक्ट यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे वर्क आउटपुट क्या हो गया, हम लोग वर्क आउटपुट यहाँ से क्या देखेंगे, वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड। यहाँ से भी हम लोग इसको देख सकते हैं कि वर्क आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्क आउटपुट हो जाएगा। क्योंकि जो हीट सप्लाई क्या होगा, यहाँ पे वर्क आउट प्लस हीट रिजेक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग वर्क आउटपुट जो निकालेंगे तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड निकालेंगे। इज इट क्लियर? यस। तो कहने का मतलब ये हो गया कि दिस कार्नोट इंजन वर्किंग बिटवीन टू टेम्परेचर, वन इज हायर टेम्परेचर एंड नेक्स्ट वन इज लोअर टेम्परेचर। और किसी भी रिवर्सिबल इंजन के लिए, और चूंकि हमको पता है कि ये क्या है, कार्नोट इंजन क्या है, कार्नोट इंजन मेरा क्या है, कार्नोट इंजन क्या है मेरा, रिवर्सिबल साइक्लिक इंजन है। तो किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लेना है। क्यू क्या होता है, क्यू क्या होता है, एमसी डेल्टी होता है ना। किसी प्रोसेस में, किसी भी प्रोसेस 1 to 2 में हीट निकालना हो तो क्या होता है, ये एमसी डेल्टी होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, फॉर एनी रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर, यस सर। यस। किसी भी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट कि फॉर एनी रिवर्सिबल प्रोसेस, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बताइए कि यहाँ पे जो है ना हीट सप्लाई किया जा रहा है किस टेम्परेचर पे, हायर टेम्परेचर पे किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या हो गया, हीट सप्लाई क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे टीएच हो जाएगा। सिमिलरली हीट रिजेक्ट किस में किया जा रहा है, लोअर टेम्परेचर पे किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीट सप्लाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस क्यू रिजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लोअर टेम्परेचर। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे यदि हम लोग तो इसको तो हटा ले, प्रोपोर्शनल क्या हो, क्यूएस क्या हो जाएगा, यदि हटाएंगे तो क्या होगा, के टी एच हो जाएगा, और यहाँ पे के क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। तो और यहाँ पे हीट रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, के टी एल हो जाएगा। क्योंकि सेम इंजन है इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर सेम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला में यदि हम लोग पुट कर दें कि इफिशियंसी क्या है, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, क्यू रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यू रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, क्यू रिजेक्टेड क्या हो जाएगा, यहाँ पे के टी एल हो जाएगा, और क्यू सप्लाइड क्या हो जाएगा, के टी एच हो जाएगा। तो के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीन्स कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का, ये क्या हो गया, 1 माइनस टी एल बाई 1 माइनस टी एल बाई टी एच। तो हमारे पास फॉर्मूला जो आ गया कार्नोट इंजन का, ये आ गया दिस 1 माइनस टी एल बाई टी एच। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ओके। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास कार्नोट इंजन का इसकी फॉर्मूला हमारे पास फाइनली क्या आ गया, 1 माइनस टी एल बाई टी एच। किसी भी कार्नोट इंजन का यदि इफिशियंसी हमको निकालना होगा, और तो हमको ये लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो यहाँ से हम लोग कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी, ये इसको हम लोग कैसे डिराइव किए, इसको हम लोग यहाँ से कैसे डिराइव किए हैं। यहाँ सिंपल स्टेप है, इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी क्या होता है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई होता है ना। वर्क आउटपुट क्या हो गया, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, और ये क्या हो गया, हीट सप्लाई हो गया, और ये क्या हो गया, 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड बाय क्यू सप्लाइड हो गया। और क्यू रिजेक्टेड जो होता है, यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसके बाद हम लोग क्या किए, 1 माइनस, यहाँ रिजेक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है, और एडिशन क्या हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास क्या हो गया, इक्वेशन हो गया 1 माइनस दिस टी एल बाई टी एच। समझ पा रहे हो? इज इट क्लियर? इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसको हम लोग देख पा रहे हैं।
ठीक है, तो इफिशियंसी हम लोग यहाँ पर देख चुके कार्नोट। और एक इंपॉर्टेंट चीज हम लोग ये देखे हैं कि फॉर एनी किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या हीट क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से हम लोग इस कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग देखें। तो कार्नोट इंजन में यहाँ पे जो हम लोग थोड़ा उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको लिख दें, यहाँ पे यदि हम यहाँ पे एक लिख दें कि इफिशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या हो गया, 1 माइनस TL/TH। इज इट क्लियर है? ओके, बाकी लोग समझ पा रहे हो? यस सिंपल सर। है। देखो, अब सेकेंड लॉ में तुमको हम फिर से बता रहे हैं ना कि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वैसे वैसे चीजें तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफर्ट, तुमको लगेगा थोड़ा सा कंफर्ट जोन में जा रहा है। फर्स्ट लॉ तक जो है ना चीजें बहुत ही काफी ज्यादा माइक्रो लेवल कंसेप्ट है उसमें। अब सेकेंड लॉ में थोड़ा सा उसके एप्लीकेशन तरफ हम लोग जा रहे हैं, इसीलिए जैसे जैसे हम लोग एप्लीकेशन तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे चीजें जो है थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इजियर होता चला जाएगा। तो ये हमारा हो गया कार्नोट इंजन। अब देखो कार्नोट थ्योरम है, कार्नोट थ्योरम में चलो कार्नोट थ्योरम में कुछ ये पहला थ्योरम ये कह रहा है कि सपोज दैट, ऐसा मान के चलते हैं सुन पा रहे हो? हाँ, सपोज दैट यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेट अस सपोज यहाँ पे दो इंजन है, एक हीट इंजन ए है और दूसरा हीट इंजन बी है। हीट इंजन ए क्या है, ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, और हीट इंजन बी क्या है, ये एक इरिवर्सिबल हीट इंजन है। ठीक है, समझना है यहाँ पर टू इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, टू इंजन ए एंड बी वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, दिस इज TH एंड TL के बीच हायर और लोअर टेम्परेचर, दो इंजन काम कर रहा है, एक रिवर्सिबल है दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल है। इज इट क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि यदि रिवर्सिबल इंजन और एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल इंजन यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है, तो इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन। समझ में आ रहा है? दिस इज योर फर्स्ट थ्योरम, देखो, और वेरियस साइकिल्स ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट, ठीक है, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच यदि काम कर रहा है, देन इफिशियंसी इज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल साइक्लिक इफिशियंसी। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कोई भी मतलब दो, सपोज दैट there are two engine A and B, one are reversible heat engine and another are irreversible heat engine, and both engine are working between same temperature limit. In this condition, the efficiency of reversible heat engine is always greater than efficiency of irreversible heat engine. Is it clear? Provided क्या होगा, provided TH and TL are fixed for fixed TH and TL, TH और TL क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच यदि दो इंजन काम कर रहा है, ए और बी, और जब ए रिवर्सिबल है और बी यहाँ पे इरिवर्सिबल है, तो इफिशियंसी क्या होगा, इफिशियंसी ऑफ ए ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ बी। क्यों? क्योंकि ए इंजन क्या है, ए इज द रिवर्सिबल हीट इंजन। इज इट क्लियर?
क्लियर है? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए इसमें यहां पे समझाया गया है, यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेट अस सपोज दैट देयर आर टू इंजन, इंजन E1 एंड E2। ये इंजन E1 है और इंजन ये E2 है, ठीक है। जहां पे ये माना जा रहा है कि इंजन E1 क्या है, इंजन E1 दिस इज इरिवर्सिबल। ये माना जा रहा है कि इंजन E1 क्या है, इरिवर्सिबल है, और इंजन E2 क्या है, ये रिवर्सिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जस्ट यहाँ पर अपोजिट मान के चल रहे हैं, हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि कि इरिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी रिवर्सिबल से ज्यादा है। हम लोग लेट अस एज्यूम, हम लोग को ये एजम्पशंस है कि क्या होता है ना, कभी कभी किसी चीज को प्रूफ करना होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जस्ट अपोजिट जो चीज हम लोग, जैसे कि हम लोग को ये प्रूफ करना है कि भाई यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या है, इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जस्ट अपोजिट एज्यूम कर रहे हैं। अपोजिट एज्यूम करके जो हम लोग आगे जो हम लोग जिस कंडीशन में पहुंचेंगे, यदि वो कंडीशन गलत हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशंस गलत है। यदि हम अपोजिट को एज्यूम करते हुए हम यदि एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं, और वो कंक्लूजन यदि हमारे बेसिक रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे जो हमारा एजम्पशंस क्या है, गलत है, ठीक है। अब चलो, तो हम लोग यहाँ पे ये एज्यूम कर रहे हैं कि भाई इफिशियंसी जो है ना, इरिवर्सिबल हीट इंजन का क्या हो गया, रिवर्सिबल से ज्यादा है। तो अब यहाँ पे इफिशियंसी इरिवर्सिबल का क्या हो जाएगा, ये चूंकि यहाँ पे W1 अमाउंट, यहाँ पे क्या हो, ये जो इरिवर्सिबल हीट इंजन E1 है, दिस बेसिकली इज ड्राउज दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट, रिजेक्ट दिस Q2 अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ जो इरिवर्सिबल, ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन है, ये भी जो है ना, यहाँ पे क्या होगा, सेम अमाउंट ऑफ हीट, इट विथड्रॉ सेम अमाउंट ऑफ हीट, लेकिन ये रिजेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे ये जो है Q3 अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि हीट सोर्स क्या हो रहा है ना, सोर्स क्या कर रहा है, दोनों इंजन में सेम हीट सप्लाई कर रहा है। सोर्स क्या कर रहा है, दोनों इंजन को सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे सप्लाई कर रहा है। अब एक इंजन क्या है, यहाँ पे इरिवर्सिबल है, तो उसमें W1 मतलब जो है अमाउंट ऑफ वर्क हुआ, और जो E2 क्या है, यहाँ पे रिवर्सिबल हीट इंजन है, इसीलिए यहाँ पर W2 अमाउंट ऑफ यहाँ पे वर्क किया गया। अब जाहिर सी बात है, यदि हम यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे हैं, और इंजन E1 जो कि रिवर्सिबल हीट इंजन है, इससे यदि W1 वर्क मिला, तो हीट रिजेक्ट क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज Q2। लेकिन चूंकि E2 क्या है, एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, इससे W2 हमको मींस वर्क हमको मिल रहा है, तो इसमें क्या हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ पे हीट रिजेक्ट जो हो रहा है, यहाँ पे Q3 हो रहा है। तो चलो, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा इसका, E1 का जो मींस इरिवर्सिबल हीट इंजन का इफिशियंसी क्या होगा, W1/Q1, दिस इज W1/Q1। सिमिलरली ये जो रिवर्सिबल हीट इंजन का क्या हो जाएगा, वर्क आउटपुट यहाँ पर W2 है, W2 और यहाँ पे हीट सप्लाई क्या है, यहाँ पे Q1 है। अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इफिशियंसी जो है इरिवर्सिबल का क्या है, रिवर्सिबल से ज्यादा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिस अमाउंट इज ग्रेटर देन दिस वन। तो इससे हम लोग यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, W1 इज ग्रेटर देन W2। हम लोग इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हम लोग हमारे कहने का मतलब ये है कि हमारे इस एजम्पशंस के आधार पे हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि इरिवर्सिबल हीट इंजन का जो वर्क है, वर्क आउटपुट है, वो रिवर्सिबल से क्या है, यहाँ पे अब देखो, लेट अस, हम लोग ये ऑलरेडी मान चुके ई, लेट अस अब इस रिवर्सिबल इंजन को क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। हम लोग चूंकि रिवर्सिबल के लिए हम लोग ऑलरेडी हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस का डेफिनेशन क्या था, रिवर्सिबल प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन किए थे कि इफ डायरेक्शन इज रिवर्स्ड, इफ रिस्टोर्स इट ओरिजिनल स्टेट विदाउट एनी लॉसेज, प्रोवाइडेड बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग शुड रिस्टोर इट्स ओरिजिनल स्टेट। कहने का मतलब इसको डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होना चाहिए, प्रोवाइडेड बोथ दोनों की सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या होना चाहिए, ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर होना चाहिए, और किसी भी तरह कोई लॉस नहीं होना चाहिए। अब चूंकि हम लोग क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो इंजन E2 जो है, हम लोग ये मान के चल रहे हैं क्या है कि ये रिवर्सिबल हीट इंजन है। तो भाई रिवर्सिबल हीट इंजन है, तो इसके डायरेक्शन को तो हम लोग यहाँ रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, इसको डायरेक्शन को यहाँ पर रिवर्स कर दिया गया। जैसे रिवर्स कर देंगे तो क्या होगा, ये अपोजिट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इन्वर्टेड ई लिख लिए, क्योंकि क्या हो रहा है, अब ये कंसेप्ट ये रेफ्रिजरेटर और हीट पंप की तरफ चला गया है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर से अब यहाँ पे हायर टेम्परेचर की तरफ यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है। तो कहने का मतलब चूंकि रिवर्सिबल हीट इंजन है, इस रिवर्सिबल हीट इंजन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर, इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया, हम लोग रिवर्स कर दिए। अब रिवर्स कर दिए तो क्या हो गया, ये यहाँ से जो है ये हीट इंजन जो है,
यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से ये जो है Q3 अमाउंट ऑफ हीट लिया और ये जो है मीन्स यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, किसको, सोर्स को किया। और सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर रहा है, ये सोर्स क्या कर रहा है, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है अब हीट इंजन E1 को सप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, ये E1 को सप्लाई कर रहा है और Q2 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। अब इससे क्या हो रहा है, यहाँ पे W1 अमाउंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दिस इज द W1 अमाउंट ऑफ वर्क, ये काम कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, अब चूंकि ऑब्वियसली यदि हमारा ये, अब ये क्या हो गया ना, ये चूंकि हमारा क्या हो गया, इसके डायरेक्शन को जब यहाँ रिवर्स कर दिए तो और टेम्परेचर क्या हो रहा है, यहाँ पे लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर की तरफ यहाँ फ्लो हो रहा है। तो इसमें तो भाई इसमें तो कुछ ना कुछ तो वर्क करना पड़ेगा। बिना किसी वर्क के क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि इस तरह का जो भी कभी भी हीट ट्रांसफर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर के बीच, जब तक उसमें हम कुछ पावर सप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसमें हम लोग वर्क सप्लाई नहीं करेंगे, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो भाई ये पॉसिबल कब होगा, जब ये हमारा W1 अमाउंट में से कुछ जो है, कुछ वर्क जो है ना, हमको क्या करना होगा, इसको हमको सप्लाई करना होगा इसको रन कराने के लिए। तो डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ से W1 अमाउंट जो है इंजन E1 प्रोड्यूस किया, इसमें से कुछ पार्ट ऑफ वर्क इसको दे दिया गया, इसको दे दिया गया, मतलब इसको चूंकि इसको रन कराने के लिए, चूंकि क्या यहाँ पे है, यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, इसलिए W2 अमाउंट ऑफ वर्क क्या कर दिए हम लोग, सप्लाई कर दिए इस यहाँ पे। तो इसका मतलब डब्ल्यू नेट क्या हो जाएगा, W1 माइनस W2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अब तुम इसको देखो तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, एक तरह से एक केपी स्टेटमेंट का वायलेशन है। केपी स्टेटमेंट का क्या है, यहाँ पे वायलेशन है। सुन पा रहे हो, सुन पा रहे हो? यस सर। ओके, अब देखो हमारा कहना ये है कि यहाँ पे केपी स्टेटमेंट का वायलेशन है। केपी स्टेटमेंट क्या कहता है, पहले देखो। केपी स्टेटमेंट ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन, इट इज impossible to construct a device which operates in cycle, produces equivalent work while transferring of heat from single reservoir। कहने का मतलब सिंगल यहाँ से जो भी यहाँ पे ऐसा कोई डिवाइस बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि किसी हायर टेम्परेचर से यहाँ पे हीट सप्लाई हीट ले और कंप्लीट जो है वर्क में कन्वर्ट कर दे। मतलब कंप्लीट कन्वर्सन ऑफ हीट इनटू वर्क इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये हमारा क्या बोलता है, ये हमारा केपी स्टेटमेंट बोल रहा है। अब देखो इस डायग्राम में देखिए, अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये जो हम जो यहाँ पे इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर दिए, तो ये Q1 अमाउंट ऑफ, ये क्या हो रहा है, Q3 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा है, और Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है, ये फिर ये जो क्या कर रहा है, ये सप्लाई कर रहा है। और सेम Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हो रहा है ना, हम Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस हायर टेम्परेचर सोर्स का यहाँ कोई यूज ही नहीं है। ध्यान दोगे तो तुम ये देखोगे कि हायर टेम्परेचर सोर्स का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। क्यों यूज नहीं है, क्योंकि ये जो हीट, ये जो मतलब रिवर्सिबल जो हमारा ये हीट, मतलब ये जो डिवाइस है, ये वट एवर हीट इज रिजेक्टिंग, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू, सेम अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू दिस इंजन। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हम लोग ये कह सकते हैं कि इस कंडीशन में देयर इज नो रोल ऑफ दिस वन। इस यहाँ पे इस सोर्स का कोई मतलब नहीं है। तब इस सोर्स का कोई मतलब ही नहीं है, दैट मीन्स इस सोर्स को यहाँ पे हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं। तब क्या हो गया, अब इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी हीट इंजन काम कर रहा है वो क्या कर रहा है ना, हीट इंजन जो इसी एक रिजर्वायर से ही यहाँ पे हीट ले रहा है और उसी रिजर्वायर में क्या कर रहा है, ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ये हो गया कि दिस हीट इंजन रिसीव दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट, वो एक्चुअली ये इसका सोर्स क्या है, ये लोअर टेम्परेचर से ही एक्चुअली ये जो यहाँ पर जो डिवाइस है, ये डिवाइस क्या कर रहा है, Q3 अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से ले रहा है और Q3 अमाउंट ऑफ हीट लेके यहाँ पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट को रिजेक्ट कर रहा है। अब इसी Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो रिजेक्ट हो रहा है, इसी Q1 अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब कि सिंगल रिजर्वायर जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है, सिंगल रिजर्वायर ट्रांजेक्शन हो रहा है, यहाँ पे दूसरा रिजर्वायर है ही नहीं। तो जैसे ही कोई भी हीट इंजन या कोई भी डिवाइस या हीट पंप या कोई रेफ्रिजरेटर यदि सिंगल डिवाइस से एक्सचेंज कर रहा है, उसमें दो उसमें रिजर्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वायलेशन ऑफ केपी स्टेटमेंट हो गया। केपी साहब यही कह रहे हैं कि भैया ऐसा कोई हीट इंजन बना ही नहीं है जो कि सिंगल रिजर्वायर से वो हीट लेके और कंप्लीट उसको वर्क मिस कर दे। इसके लिए ये पॉसिबल कब होगा, जब इसमें एक और हम रिजर्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ हीट को यहाँ पे रिजेक्ट करेंगे। इज इट क्लियर? ये पॉसिबल हो पाया। तो चूंकि जो भी ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहा है वो सिंगल रिजर्वायर से ही हो रहा है, यहाँ पे इस रिजर्वायर का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर वायलेशन जो केपी स्टेटमेंट का क्या हो गया, वायलेशन हो गया। तो भैया ये जो वायलेशन हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो स्टेटमेंट, हमारा एजम्पशन जो है
जो हम एज्यूम किए थे, हमारा हम क्या एज्यूम किए थे कि इफिशियंसी ऑफ दिस वन, हमारा हमारा एजम्पशन जो था, हम एक्चुअली एज्यूम क्या किए थे, हम एज्यूम यहाँ पे किए थे कि इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन इज ग्रेटर देन इफिशियंसी रिवर्सिबल इंजन। इसका मतलब ये एजम्पशन मेरा गलत है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन ऑलवेज ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या हो गया, इफिशियंसी इरिवर्सिबल इंजन ग्रेटर, ये हमारा एजम्पशन था, ये क्या गलत है ना। तो फाइनली क्या हो गया हमारा, इसमें ये हो गया कि इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल हीट इंजन ऑलवेज ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल हीट इंजन ऑपरेटिंग, प्रोवाइडेड ऑपरेटिंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइडेड दे शुड वर्क बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। कहने का मतलब कि हमारे सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच एक रिवर्सिबल इंजन काम कर रहा है और दूसरा रिवर्सिबल काम कर रहा है, तो रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी हमेशा रिवर्सिबल से ज्यादा। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है कि यदि कोई इंजन रिवर्सिबल है तो ऑब्वियस है कि उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें लॉस कम होगा। कोई यहाँ पे इरिवर्सिबल है तो वहां पे क्या होगा, वहां पे उसमें लॉस क्योंकि ज्यादा है, इसलिए वहां पे एफिशिएंसी कम होगा। तो कहने का मतलब ये पहला, दिस इज द फर्स्ट कॉरोलरी ऑफ कार्नोट थ्योरम। कार्नोट थ्योरम का ये पहला, कार्नोट थ्योरम का ये पहला फर्स्ट कार्नोट थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉरोलरी। तो ये आसान है, इसको याद रखना आसान है कि क्या कॉरोलरी है। इफ टू इंजन, सपोज दैट वन रिवर्सिबल एंड अनदर रिवर्सिबल, वन रिवर्सिबल हीट इंजन एंड अनदर इरिवर्सिबल इंजन working between same temperature limit, working between same temperature limit, in this condition efficiency of reversible heat engine is always greater than that of efficiency of irreversible heat engine. Is it clear? ये तुम्हारा हो गया पहला। तो कहने का मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे क्या हो गया, इफिशियंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या हो गया, यदि हम ये कह रहे हैं, यदि हम ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ पे दो इंजन है, एक इंजन ए है और एक इंजन यहाँ बी है, एक इंजन बी है और एक रिवर्सिबल है और दूसरा इरिवर्सिबल है, और ये दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है। हम ये कह रहे हैं कि फिर इफिशियंसी ऑफ रिवर्सिबल ग्रेटर देन इफिशियंसी ऑफ इरिवर्सिबल। अब यदि हम इसमें, अब इसको यदि बी को भी यदि हम इस कंडीशन में, अब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन में, हम यदि बी को भी रिवर्सिबल मान लें, यदि बी को भी हम यहाँ पर रिवर्सिबल मान लें, बी को भी क्या करें हम लोग रिवर्सिबल मान लें, और दोनों ए और बी दोनों रिवर्सिबल हो जाए, तो क्या होगा, इसका मतलब एफिशिएंसी ए क्या होगा, एफिशिएंसी बी, दोनों का एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोथ आर रिवर्सिबल। यदि एक रिवर्सिबल दूसरा इरिवर्सिबल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्सिबल का इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। लेकिन उसमें हम एक से ज्यादा कोई हीट इंजन यूज कर रहे हैं, ए बी सी डी, इन दिस कंडीशन व्हाट विल हैपन, all are provided कि all reversible heat engine working between same temperature limit। जो भी हम यहाँ पे जो हम लोग मतलब हीट इंजन की बात कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम करना चाहिए। यदि इसमें से एक से ज्यादा यहाँ रिवर्सिबल हीट इंजन यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है, तो वहां पे क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, ऑल रिवर्सिबल इंजन विल हैव सेम एफिशिएंसी। जितने भी रिवर्सिबल इंजन होंगे सारे के एफिशिएंसी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इफिशिएंसी ऑफ, देखो इफिशिएंसी ऑफ ऑल रिवर्सिबल साइकिल इज इक्वल इफ दे ऑपरेट बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। इज इट क्लियर? क्लियर है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। यस। तो कहने का मतलब ये है कि पहला हमारा ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, यदि एक से ज्यादा रिवर्सिबल इंजन, यदि रिवर्सिबल साइक्लिक यदि इंजन यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है, तो सारे इंजन का एफिशिएंसी बराबर होगा, प्रोवाइडेड कि सारे रिवर्सिबल साइकिल हो। ठीक है, यदि उसमें एक रिवर्सिबल है दूसरा यदि इरिवर्सिबल है, तो हमेशा रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी क्या होगा, इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हो गया। एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। अब तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस स्टेटमेंट को पढ़ो, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्यों डिपेंड नहीं कर रहा है? क्योंकि हम लोग अभी देखे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी क्या था, कार्नोट इंजन में क्या था कि चारों को चारों ये जो क्या था, रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस है, इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 1 - TL/TH। देख पा रहे हो, ये क्या हो गया, एफिशिएंसी जो है ना, जो है एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - लोअर टेम्परेचर बाय हाई टेम्परेचर। तो कहने का मतलब एफिशिएंसी क्या हो गया इस कार्नोट इंजन का, जो कि क्या है, एक रिवर्सिबल, ये कार्नोट इंजन क्या है, एक रिवर्सिबल इंजन है। रिवर्स इसका किसके फंक्शन में, ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, इसमें किसी भी तरह का और कोई कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि एक रिवर्सिबल इंजन जो है
ये किसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसकी किसी भी रिवर्सिबल इंजन की, किसी भी रिवर्सिबल साइक्लिक इंजन की एफिशिएंसी जो है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वर्किंग सब्सटेंस, इट डज नॉट डिपेंड ऑन वर्किंग सब्सटेंस, इट ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर लिमिट। ये किसी वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता है, क्लियर लिखा हुआ है। efficiency of reversible cycle is independent of working fluid. Efficiency of reversible cycle only depends upon temperature limit. ध्यान रखना, only depends upon, कोई भी रिवर्सिबल साइकिल है, कोई भी इंजन यदि रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस पे काम कर रहा है तो उस कंडीशन में एफिशिएंसी क्या होगा, एफिशिएंसी ऑलवेज विल डिपेंड अपॉन टेम्परेचर लिमिट। ये क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, ये वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 कंक्लूजन हो गया। पहला कंक्लूजन क्या हो गया, यदि 2 इंजन है, एक रिवर्सिबल है दूसरा इरिवर्सिबल है, अब दोनों यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच काम कर रहा है तो रिवर्सिबल हीट इंजन का जो एफिशिएंसी होगा वो हमेशा इरिवर्सिबल हीट इंजन से ज्यादा होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच एक से ज्यादा यदि हीट इंजन काम कर रहा है और सारे के सारे रिवर्सिबल हैं तो ऑल इंजन विल हैव इक्वल एफिशिएंसी। ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या हो गया कि एफिशिएंसी जो कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल का जो एफिशिएंसी होगा वो वर्किंग सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करेगा। ये किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। यस। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये चारों पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर स्केल में आते हैं। तो टेम्परेचर स्केल में क्या हो गया, टेम्परेचर स्केल का कंक्लूजन यही हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कोई भी रिवर्सिबल फॉर रिवर्सिबल साइकिल के लिए क्यू क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको ध्यान रखना है, किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हीट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। हम लोग इस चीज को ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। Q1 में Q2 इक्वल टू T1 में T इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सिबल साइकिल। किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए Q क्या होगा, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, हीट सप्लाई हो रहा है किस पे, हीट सप्लाई किस पे हो रहा है, ये जो है हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। हीट सप्लाई किस पे हो रहा है, हायर टेम्परेचर पे हो रहा है। और हीट रिजेक्टेड किस पे हो रहा है, ये लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। कुछ बोल पा रहे हो क्या, कुछ बोल रहे हो क्या? ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किसी भी रिवर्सिबल साइकिल के लिए Q क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगी। इज इट क्लियर, क्लियर है, सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। अब चलो फटाफट देख लेते हैं इसमें। जैसे नेक्स्ट क्लास का लिंक आएगा तो बता देना, ठीक है, यहाँ से क्विट कर लेना। ओके। मैसेज कर देना कि लिंक आ गया ऐसे करके, उस चीज को हम देख लेंगे। अब देखो इसमें क्या है ना, अभी अभी हम लोग बात किए थे हीट इंजन की, हम लोग बात किए थे ना, अभी हीट इंजन की बात किए थे हम लोग। अब हीट इंजन में क्या होता है, एफिशिएंसी क्या होता है, 1 - Q2। अब हम लोग का स्टडी क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल। अब एफिशिएंसी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग रिवर्सिबल इंजन के, तुमको अभी याद होगा कि हम लोग जो लिखे थे एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन जो लिखे थे उसमें क्या लिखे थे, 1 - Q2/Q1। इसमें क्या लिखे थे, ये लिखे थे कि दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल। इज इट क्लियर, ये क्लियर है ना? अभी हम लोग जस्ट एक्सप्लेन किए थे कि ये दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर ऑल, फॉर बोथ रिवर्सिबल हीट इंजन एंड इरिवर्सिबल हीट इंजन। अब सवाल ये उठता है कि हमारा डिस्कशन है क्या, हम सिर्फ रिवर्सिबल की बात करना चाह रहे हैं, एफिशिएंसी ऑफ ओनली रिवर्सिबल इंजन की बात कर रहे हैं, इसमें हम इरिवर्सिबिलिटी को हम लोग खत्म कर रहे हैं। तो रिवर्सिबल हीट इंजन में क्या होता है, Q किसके प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। और एफिशिएंसी क्या है, एफिशिएंसी 1 - Q2/Q1 है। हमको पता है Q2 हीट ट्रांसफर किस पे कर रहा है, ये T2 को, ये जो है ना, जो हीट जो रिजेक्ट कर रहा है, ये क्या हो रहा है, ये T2 टेम्परेचर में ये सिंक को रिजेक्ट कर रहा है जिसका टेम्परेचर T2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दिस, और यहाँ पे जो हीट सप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे T1 टेम्परेचर पे कर रहा है। तो कहने मतलब क्या हो गया, दिस Q1 Q2 इक्वल टू दिस T1, क्योंकि Q किसके प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल हो गया, क्योंकि क्या है, रिवर्सिबल है। इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या होगा, Q1/Q2 इक्वल टू T1/T2, है ना। तो दिस इज तो इसी को हम लोग क्या, इसका मतलब Q2/Q1 क्या हो जाएगा, T2/T1 हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल, किसी भी रिवर्सिबल हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1 - और T2 क्या है यहाँ पे लोअर टेम्परेचर है और T1 क्या है यहाँ पे हायर टेम्परेचर है। तो किसी भी रिवर्सिबल
हीट इंजन का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 1 माइनस TL/TH। तो ध्यान रखना है, तो हमारे पास दो फॉर्मूला आ गया, इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन 1 माइनस Q2/Q1, ये वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। लेकिन इफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, यदि ये हीट इंजन क्या है, यदि रिवर्सिबल है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस T2/T1 हो जाएगा। यस, समझ में आ रहा है? यदि टेम्परेचर के टर्म में लिखेंगे दैट मींस दिस इज इंजन इज रिवर्सिबल। यदि इफिशिएंसी के फॉर्मूला को हम टेम्परेचर में तभी लिखेंगे जब वो रिवर्सिबल हीट इंजन होगा, जब वो रिवर्सिबल साइकिल प्रोसेस पे काम कर रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमारे पास ये फॉर्मूला क्या हो गया, जनरल फॉर्मूला हो गया भैया, ये फॉर्मूला हो गया कि इफिशिएंसी इज इक्वल टू, मतलब इफिशिएंसी हीट इंजन क्या, जनरल फॉर्मूला क्या है, वर्क आउटपुट बाय हीट सप्लाई, ये मेरा जनरल फॉर्मूला है। और वर्क आउटपुट क्या हो गया, हीट सप्लाई माइनस हीट रिजेक्टेड, और यह हीट सप्लाई, ये भी मेरा क्या जनरल फॉर्मूला है, ये सबके लिए है। 1 माइनस Q रिजेक्टेड बाय हीट सप्लाई भी क्या हो गया, ये मेरा जनरल फॉर्मूला सबके लिए है। लेकिन जैसे हम लोग यहां तक किसके लिए, फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल के लिए, लेकिन जैसे हम आगे रिवर्सिबल की बात करेंगे तो क्या होगा, यदि हम लोग रिवर्सिबल में आएंगे तो क्या होगा, यदि यहां से हम लोग रिवर्सिबल की बात करें तो इफिशिएंसी क्या होगा 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे Q रिजेक्टेड है कि हीट रिजेक्ट किस टेम्परेचर कर रहा है, लोअर टेम्परेचर पे कर रहा है, और हीट सप्लाई किस पे हो रहा है, हाई टेम्परेचर से हीट सप्लाई कर रहा है। तो ये क्या होगा, एफिशिएंसी क्या होगा, रिवर्सिबल हीट इंजन का फॉर्मूला हो जाएगा दिस वन। इज इट क्लियर? क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। यस, तो कहने का मतलब ये है, यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि हम लोग रिवर्सिबल हीट इंजन की बात करें, तो एफिशिएंसी क्या होगा 1 माइनस T2/T1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हीट किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अभी यदि हम लोग रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर की बात करें तो क्या होगा, रेफ्रिजरेटर का ऑलरेडी तुमको पता है क्या होता है कि हमारा रेफ्रिजरेटर में हमारा सोर्स क्या हो जाता है, दिस इज माई सिस्टम। रेफ्रिजरेटर की बात कर रहे हैं तो सीओपी के ऑलरेडी हम लोग जानते हैं क्या है, ये Q2/Q1 ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। तो ये किसके लिए हो गया, फॉर ऑल का मतलब क्या हो गया, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। अब चूंकि पता है कि हमको जो है क्या है, ये हमको पता है कि भाई ये जो है मतलब ये यदि रिवर्सिबल मान के चल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये यदि हम रिवर्सिबल की बात करें तो सीओपी क्या हो जाएगा, ये हीट रिजेक्टेड किस पे हो रहा है, ये लोअर टेम्परेचर पे हो रहा है। हीट जो यहाँ पे सक कर रहा है ये लोअर टेम्परेचर कर रहा है, और हाई और Q1 क्या है, हीट सप्लाई जो कर रहा है, ये हीट जो यहाँ जो सक कर रहा है ये लोअर टेम्परेचर से हीट सक कर रहा है, रिजेक्ट किस में कर रहा है, ये हाई टेम्परेचर पे। तो Q1 किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यहाँ पे TH के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और Q2 जो है हीट जो होगा ये क्या होगा, लोअर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सीओपी क्या हो जाएगा, TL/TH माइनस TL। या इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें तो Q2/Q1 तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इससे हम लोग Q2 कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये Q1/Q2 माइनस 1 हो जाएगा। तो अभी Q2 क्या हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ। अभी इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से मींस Q2 कॉमन ले रहे हैं, यहाँ से Q2 मींस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इज 1 माइनस दिस वन Q1/Q2 क्या है, यहाँ पे T1/T2 है। तो बस इसको पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस T1/T2, दिस इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2। T2 क्या है, यहाँ पर लोअर टेम्परेचर है, TL डिवाइडेड TH माइनस TL। T1 हायर टेम्परेचर है। तो सीओपी ऑफ रिवर्सिबल, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीओपी रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू T2/T1 माइनस T2 या TL/TH माइनस TL। ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा, हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम। चूंकि रिवर्सिबल होगा तो हमेशा एफिशिएंसी क्या, सीओपी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन जनरल क्या होगा, सीओपी ऑल क्या हो जाएगा, Q2/Q1 माइनस Q2 हो जाएगा। लेकिन यदि रिवर्सिबल की बात होगी तो क्या हो जाएगा, T2/T1 माइनस T2। इज इट क्लियर? चलो, सिमिलरली यदि हीट पंप की बात करें तो क्या होगा, यदि रिवर्सिबल हीट पंप है तो फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर के टर्म में कर देंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, TH डिवाइडेड TH माइनस TL। ओके, वेरी गुड, चलो ठीक है तुम लोग जाओ नेक्स्ट क्लास तुम लोग ज्वाइन करो, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? नो सर।
ओके, वेरी गुड।